Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Chandrkesh. I did my undergraduation from the Banaras Hindu University, Varanasi, and currently pursuing my masters in IARI New Delhi. हम आप लोगों के लिए नीट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बायोलॉजी की एक लेक्चर सीरीज लेकर आए हैं। तो अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव यूजफुल लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे 1 बाय 1 आपको सारे लेक्चर मिलते जाएं। क्रोमोसोम को कहा जाता है फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्योंकि फिजिकली जीन को पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर कराने का किसका रोल है? क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम ही पेरेंट से प्रोजेनी में जाता है और जीन को भी साथ में लेकर चला जाता है पेरेंट से प्रोजेनी में, इसलिए इसको फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। नीट के एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन कई बार, ठीक है। फर्स्ट, डिस्क्राइब स्ट्रासबर्गर नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने पहली बार क्रोमोसोम को डिस्क्राइब किया 1875 में। और क्रोमोसोम का जो टर्म देने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था वाल्डेयर। वाल्डेयर ने 1888 में क्रोमोसोम टर्म दिया था। और क्रोमोसोम जो होता है रॉड शेप का होता है, रॉड के जैसा होता है, ठीक है। डार्क स्टैन बॉडी, डार्क कलर का एक डार्क कलर का बॉडी होता है रॉड शेप का। क्रोमोसोम में हम अगर देखें तो क्रोमोसोम में आप लोग देखेंगे कि हम स्ट्रक्चर भी अभी बना के बात करेंगे इसके बारे में। तो जो क्रोमोसोम होता है वो 2 क्रोमेटिड से बना होता है, 2 क्रोमेटिड से बना होता है। और क्रोमेटिड को बोला जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम। इसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के अंदर 4 आर्म पाई जाती है। टोटल आर्म कितनी होंगी? 4 होंगी। और क्रोमेटिड कितने होंगे? 2 होंगे। ये तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेते हैं। बीचों बीच में एक होता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर से कुछ इस प्रकार से क्रोमोसोम की आर्म निकलती है, इस प्रकार से क्रोमोसोम की आर्म निकलती है। 4 आर्म होती है क्रोमोसोम के भी। ये यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? सेंट्रोमियर। ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन। और जहाँ पे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पे क्या बनता है? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ बनेगा सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जहाँ हुआ तो ये बन गया हमारा सेंट्रोमियर। और ये क्या हो गई? 1 2 3 4, ये हो गई हमारी 4 आर्म। तो क्रोमोसोम में कितनी आर्म पाई जाती हैं? 4 आर्म पाई जाती हैं। और ये पूरी की पूरी जो है, तो ये पूरी की पूरी आपकी क्रोमेटिड हो जाएगी। तो ये क्या हो गया? पूरा का पूरा जो यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रक्चर है, तो ये क्या हो गया? क्रोमेटिड। तो ये 1 क्रोमेटिड, ये 2 क्रोमेटिड। ये तो ये 2 आपस में क्या कहलाएंगे? सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये जो क्रोमेटिड हैं ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड कहलाती हैं। जो 2 क्रोमोसोम होते हैं, 2 अलग अलग क्रोमोसोम होंगे, उसकी क्रोमेटिड आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होती हैं। और एक ही क्रोमोसोम की 2 क्रोमेटिड आपस में सिस्टर क्रोमेटिड कहलाती हैं। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। और एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड होती हैं। और आर्म कितने पाए जाते हैं? 4 आर्म पाए जाते हैं। और जहां पे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होगा वो क्या चीज, स्ट्रक्चर वहां पे कौन सा पाया जाता है? सेंट्रोमियर। इसके अलावा इसमें कुछ एक छोटा सा और स्ट्रक्चर होता है, वहां पे फिर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हो जाता है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के वजह से यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट।
सैटेलाइट या टर्बेंट। टर्बेंट, तो जिसके ऊपर ये सैटेलाइट क्रोमोसोम पाया जाएगा, टर्बेंट पाया जाता है या सैटेलाइट पाया जाता है, उसको सैट क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, तो सैट क्रोमोसोम किसको बोलेंगे? जिसके ऊपर ये सैटेलाइट पाया जाएगा। हमारे ह्यूमन के अंदर 10 क्रोमोसोम जो होते हैं उसको सैटेलाइट क्रोमोसोम बोला जाता है या सैट क्रोमोसोम बोला जाता है। तो ये जहाँ पे ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हुआ, यहीं से न्यूक्लियोलस का ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसलिए यहाँ जो रीजन होगा उसको NOR रीजन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? NOR रीजन। NOR रीजन का मतलब होता है न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन। NOR रीजन हो गया हमारा। तो क्रोमोसोम में आप लोग को क्या याद रखना है? 2 सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, 4 आर्म्स होते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है, तो वहां पे सेंट्रोमियर पाया जाता है। तो ये क्या है? ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ उसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलेंगे, और ये जो पूरा बड़ा सा स्ट्रक्चर है ये क्या है? सेंट्रोमियर है। और इस सेंट्रोमियर के ऊपर में कुछ प्रोटीन लगी हुई होती है। सेंट्रोमियर के ऊपर में एक प्रोटीन लगी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटोकोर। ये क्या हो गया? काइनेटोकोर। ये हमारा हो गया काइनेटोकोर। और काइनेटोकोर जो होता है ये क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन डिस्क है। प्रोटीन डिस्क है, ठीक। और ये जो काइनेटोकोर होता है ये इससे क्या, इसका मेन यूज क्या है? ये स्पिंडल फाइबर को अटैच होने में मदद करता है। स्पिंडल फाइबर जो है ये काइनेटोकोर से ही अटैच होते हैं। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि काइनेटोकोर कहाँ अटैच होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो स्पिंडल फाइबर है वो डायरेक्टली सेंट्रोमियर से अटैच नहीं होता, वो डायरेक्टली अटैच होता है काइनेटोकोर से। और काइनेटोकोर क्या है? एक प्रकार का ग्लू है, प्रोटीन डिस्क है। वो इतना मजबूती से स्पिंडल फाइबर को जोड़ देता है सेंट्रोमियर के साथ, ठीक है। और ये सैटेलाइट जो है किसमें किसमें पाया जाएगा? उसको सैटेलाइट क्रोमोसोम बोलेंगे या सैट क्रोमोसोम बोलते हैं। सैट क्रोमोसोम बोलेंगे या सैटेलाइट क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन के अंदर 13 नंबर का क्रोमोसोम, 14 नंबर का क्रोमोसोम, 15 नंबर का क्रोमोसोम और 21 नंबर का क्रोमोसोम और 22 नंबर का क्रोमोसोम जो होता है, ठीक है। ये जो है ये सैटेलाइट क्रोमोसोम है। टोटल 10 क्रोमोसोम जो हैं ह्यूमन के अंदर वो सैटेलाइट क्रोमोसोम, मतलब टोटल 10 क्रोमोसोम ऐसे हैं हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमन के अंदर। टोटल 10 ऐसे क्रोमोसोम हैं ह्यूमंस के अंदर जो सैटेलाइट क्रोमोसोम होते हैं, जिनके ऊपर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हुआ होगा और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की वजह से उसके ऊपर टर्बेंट पाया जाएगा या सैटेलाइट्स पाया जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग को क्या याद रखना है? 2 क्रोमेटिड होते हैं और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जहाँ पे होगा वहाँ सेंट्रोमियर होगा। सेंट्रोमियर के ऊपर एक प्रोटीन होती है जिसको काइनेटोकोर कहते हैं। और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होगा। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की वजह से टर्बेंट बनता है। सब पे टर्बेंट नहीं होता है, ये चीज़ याद रखना है। और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की वजह से जो जहाँ पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है उसको, वो रीजन को हम NOR रीजन बोलते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। काइनेटोकोर से क्या अटैच होता है? स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। स्पिंडल फाइबर डायरेक्टली सेंट्रोमियर से अटैच नहीं होता है, काइनेटोकोर की मदद से स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से अटैच होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है, स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है मेटाफेज में, और शेप की स्टडी की जाती है क्रोमोसोम की एनाफेज में। एनाफेज में क्रोमोसोम के शेप की स्टडी अच्छे से होती है। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होता है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होता है। एक होता है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, एक होता है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, और एक होता है टीलोसेंट्रिक
क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम जो है 4 प्रकार का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर जो था, जहां पे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है क्रोमोसोम के अंदर, जो गोला सा स्ट्रक्चर होता है सेंट्रोमियर, उसको बोलते हैं। तो वही सेंट्रोमियर के ऊपर तो काइनेटोकोर आपने देखा था अभी। तो सेंट्रोमियर की पोजीशन ऊपर नीचे होती है तो क्रोमोसोम का शेप भी बदल जाता है। तो सेंट्रोमियर यहाँ पे कहाँ होगा? मिडिल में होगा। सेंट्रोमियर यहाँ पे कहाँ होता है? मिडिल में। तो देखिए जैसे एक क्रोमोसोम हो गया, तो इसका क्रोमोसोम जो है कुछ इस प्रकार से होगा। तो क्रोमोसोम के बीचों बीच में ये हमारा क्या है? ये सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर यहाँ पे मिडिल में है। इसका मतलब ये, अब देखो इसमें जो सेंट्रोमियर होता है तो ये ऊपर वाली जो आर्म होती है उसको पी आर्म बोलते हैं, और जो नीचे वाली आर्म होती है, ठीक है, इसको क्यू आर्म बोलते हैं। ये चीज याद रखना है। तो इसमें देखिए पी एंड क्यू आर्म दोनों बराबर हैं। पी एंड क्यू आर्म जो है वो दोनों बराबर होती हैं। अब यहाँ पे अगर ये क्रोमोसोम है और यहाँ ये क्रोमोसोम है, तो ये मान लीजिए सेंट्रोमियर है, और हम क्या करते हैं, ये क्रोमोसोम है आपका ऐसे इस प्रकार से। तो ये क्रोमोसोम अगर खिंचाएगा, इधर को मान लीजिए इधर को खींच देते हैं, तो इसका शेप कैसा बनेगा? देखिए एनाफेज में ये क्रोमोसोम क्या होता है? मूव करता है सेंटर से पोल की साइड में, तो इस प्रकार से खिंचाएगा। तो जब ये सेंट्रोमियर का ये बीचों बीच में सेंट्रोमियर है, इस प्रकार से इसे खिंचाएगा, देखिए बी शेप बनता है। इसलिए मेटासेंट्रिक का शेप कैसा होगा? वी शेप होता है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का जो शेप होता है वो आपका बी शेप होता है, उसमें सेंट्रोमियर बीचों बीच में पाया जाता है। और जो सब मेटासेंट्रिक होगा, इसमें जो होता है सेंट्रोमियर जो है, ये देखिए आपका सेंट्रोमियर हो गया, तो सेंट्रोमियर थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, ठीक है, सेंट्रोमियर थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो ये होगी पी आर्म होगी, ये यहाँ पे क्यू आर्म होगी। तो पी आर्म जो है छोटी होती है क्यू आर्म से। नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बताइए, नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बताइए क्रोमोसोम की कौन सी आर्म छोटी होती है? तो क्यू आर्म जो है वो बड़ी होती है और पी आर्म छोटी होती। ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो शेप बनेगा वो कैसा शेप बनेगा? एल शेप बनेगा इसका। जब ये खिंचाएगा तो क्रोमोसोम का शेप कैसा बन जाएगा? एल शेप का बन जाता है। और एक्रोसेंट्रिक जो होता है क्रोमोसोम, वहां पे क्रोमोसोम के एकदम यहाँ सेंट्रोमियर एकदम टॉप पे आ जाएगा ऐसे, और ये जो है ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पे जो होगा पी आर्म, ये तो पी आर्म हो गई, ये क्यू आर्म हो गई। तो पी आर्म जो है बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है क्यू आर्म से, ठीक है। तो यहाँ पे जो शेप बनता है वो जे शेप का क्रोमोसोम बनता है। जब ये एनाफेज में जाएगा और ये मूव करेगा तो इसका शेप जो है वो जे शेप का मिल जाता है। और टीलोसेंट्रिक में क्या होता है कि कुछ इस प्रकार से पी आर्म एकदम गायब हो जाती है। तो यहाँ पे नो पी आर्म होगी, ठीक है, पी आर्म होगी ही नहीं। इसकी वजह से ये कैसा होता है? आई शेप का होता है या रॉड शेप का पाया जाता है, ठीक है। ये जो होता है ये रॉड शेप का होता है, और ये हाईली अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम जो होते हैं 4 प्रकार के होता है। मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर मिडिल में पाया जाएगा। सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर मिडिल से थोड़ा ऊपर हो जाता है। एक्रोसेंट्रिक के केस में क्या हो जाता है कि और थोड़ा ऊपर चला जाता है। टीलोसेंट्रिक में एकदम सेंट्रोमियर टॉप पे पहुंच जाएगा, पी आर्म खत्म हो जाएगी। तो ये चीज आप लोग